हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर थर्ड का हमने उसमें समझा था कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें दिल्ली सुल्तानों के द्वारा, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें कैप्चर की गई थी, ठीक है ना। और हमने इसमें मोहम्मद मिनहाज सिराज के बारे में भी डिस्कस किया था, है ना, अबाउट रजिया, ठीक है ना, कि व्हाट ही सेड, कैसा उन्होंने उसके बारे में कहा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रॉम गैरसन टाउन टू एम्पायर, यानी गैरसन टाउन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ही। गैरसन टाउन क्या है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए क्या है गैरसन टाउन। गैरसन टाउन वो है जिसमें राजा स्वयं रहता था, ठीक है ना। राजा उसमें स्वयं रहता था, साथ ही राजा की सेनाएं रहती थी, यानी एक ऐसा फोर्ट जहाँ पर राजा भी है, उसकी सेनाएं भी हैं और उसकी प्रजा भी है, ठीक है। और उसको चारों तरफ से क्या कर दिया गया, फोर्टिफाइड कर दिया गया है। फोर्टिफाइड मतलब किलेबंदी कर दी गई है, तो वो एक गैरसन टाउन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाहर हालांकि जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली का जो मेन सेंटर है जहाँ पर एक किला बनाया गया, किले के अंदर राजा है, उस सेनाएं हैं उसकी, है ना, उसका फोर्टिफिकेशन है, तो दैट टाउन वाज नोन एज गैरिसन टाउन, है ना, वेयर द सुल्तान। जैसे रूलर की बात करें तो रूलर को हमने दिल्ली में अब हम पढ़ रहे हैं, जब 12th सेंचुरी से हम रूलर को रूलर ना कह के क्या क्या बोल रहे हैं, सुल्तान बोल रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान बोल रहे हैं। यानी जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए यहाँ पर, जो अटैकर्स आए, जो अब गद्दी पर बैठ रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इधर इल्तुतमिश, रजिया, सुल्तान बलबन और ये अलाउद्दीन खलजी, इनको हम सुल्तान कह रहे हैं, ठीक है ना, सुल्तान कह रहे हैं। तो सुल्तान की जो सल्तनत थी वो बिल्कुल सीमित थी। सल्तनत का मतलब स्टेट, जो उनका राज्य था वो बिल्कुल क्या था, सीमित था, ठीक है। लेकिन बाहर के जो क्षेत्र थे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिंटरलैंड बोलते थे। क्या बोलते थे, हिंटरलैंड बोलते थे। अब देखिए उसको हिंटरलैंड इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ पर किसका शासन होता था, यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण रहते थे, ठीक है। यहाँ पर तो राजा रहता था, राजा की सेनाएं रहती थी और उसकी उनकी प्रजा के कुछ खास लोग रहते थे, ठीक है। लेकिन बाहर जब हम चाहते थे, राजा बाहर जब जाता था तो वहाँ पर तो उनके बहुत सारे जैसे ग्रामीण हैं, है ना, ग्रामीण का मतलब जो विलेजर्स हैं, ठीक है, जो पिजेंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे खेतों को, अपनी फसलों को लगाते हैं, यहाँ पर बहुत सारा कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, और क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही वेजिटेबल्स हो गए प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप अपने सिटी के बारे में ही सोचिए, जैसे आप जहाँ जिस शहर में रहते हैं, जब शहर से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं ना कि बहुत सारे फील्ड, आपको ओपन फील्ड दिखाई देते हैं, जहाँ पर बहुत सारी कोई कभी वीट का क्रॉप्स देखते हैं, कभी राइस का क्रॉप्स देखते हैं आप, है ना, कभी ग्राम के क्रॉप्स देखते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्रॉप्स आप बाहर देखते हैं, वेजिटेबल्स कोई लगाए हुए हैं। शहर के बाहर जब आप देखते हैं तो बहुत सारे लगे होते हैं, तो क्या वो शहर के पार्ट नहीं होते हैं, वो भी तो शहर के पार्ट होते हैं ना। ये बात अलग है कि हम लोग अपने ही सेंटर पर रहते हैं, हम लोग अपने ही घर पर रहते हैं और हमारे शहर में ही ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है ना, स्टेशन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मान चलिए कि पुलिस स्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे सिटीज़ में ही रहती हैं। लेकिन सिटी से बाहर जो क्षेत्र होता है ना, वो भी तो सिटी का ही पार्ट होता है, तो उस पर भी तो हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था। जो दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका कंट्रोल उस पर नहीं था, ठीक है। वो केवल अपने ही एरिया पर रहते थे। जब भी उनको कभी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती थी, बाहर जाते थे, लूटपाट कर लेते थे, ठीक है ना, प्लंडरिंग बोलते हैं लूटपाट को, ठीक है। तो लूटपाट कर लेते थे, प्लंडरिंग करते थे, और उसके बाद फिर से बाहर से लूट के यहाँ पे आके फिर से शासन करते थे। या कभी बाहर जाते थे, युद्ध कर लेते थे, वहाँ से जो कुछ जीते हैं उसको कर लेते थे, ठीक है। या बाहर के लोगों पर क्या लगा देते थे, टैक्स लगा देते थे कि आपको हमें इतना देना है, ठीक है, हफ्ता वसूली करते थे। तो इस तरह से ये लोग यहाँ पर शासन करते थे। तो कुल मिला के वो एक जगह पर सेंटर जो उनका था वो वहीं तक सीमित रह गए। लेकिन शहर के जो बाहर का जो क्षेत्र है, हिंटरलैंड है, उस हिंटरलैंड पर इनका कब्जा नहीं था, क्योंकि वो भी तो इनका पार्ट है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि किस तरह से वो गैरिसन टाउन से एम्पायर अपना साम्राज्य जो है बढ़ाते हैं, है ना, एम्पायर अपना बढ़ाते हैं। तो गैरिसन टाउन मतलब यानी राजा का एक मेन सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, उसको गैरिसन टाउन बोला गया। और किस तरह से वो अपना साम्राज्य यानी अपना एम्पायर फैलाते हैं, ये जो दिल्ली आपको दिख रहा है, इसके आसपास के क्षेत्रों पर कैसे धीरे धीरे वो अपना कब्जा फैलाते हैं, ये इस पैराग्राफ्स में हम लोग देखेंगे। इसलिए हेडिंग दी गई द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली के सुल्तानों का धीरे धीरे दिल्ली के बाहर भी क्या होने वाला है, कब्जा होने वाला है, ठीक है। तो ये फिगर आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए इसमें हिंटरलैंड के बारे में दिया गया है, आप लोग हिंटरलैंड के यहाँ से पढ़ लीजिए। हिंटरलैंड क्या होते थे, जो मैंने अभी आपको क्या बताया है, द लैंड्स एडजेसेंट टू द सिटी, बताइए, द लैंड
एडजेसेंट टू द सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई विद गुड्स और सर्विसेज, यानी ऐसा लैंड जो सिटी से जुड़ा हुआ होता था, सिटी से जुड़ा हुआ यानी शहर से जुड़ा हुआ बाहर का जो क्षेत्र है वो उसे हिडरलैंड बोला गया, जहाँ पर क्या होता था मैंने आपको बताया है, वहाँ से गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होती थी कहाँ के लिए, शहर के लिए, ठीक है ना भाई, शहर के लोगों को गाँव से ही तो भोजन जाएगा। और गैरिसन टाउन क्या है, गैरिसन टाउन क्या है, आप फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद द सोल्जर्स, तो ये एक डिफिनीशन हो गई, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या चीज़ें वो उन्होंने एक्सप्रेस किया, एक्सपैंड किया। इन द अर्ली 13th सेंचुरी की बात चल रही है। देखिए 12th सेंचुरी से हम कहाँ आ गए हैं, 13th सेंचुरी का मतलब क्या है, यानी 1201 से लेकर 1300 के बीच की बात चल रही है, उसको हम 13th सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। तो इन द अर्ली 13th सेंचुरी इन द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवली फोर्टिफाइड टाउन्स, यानी यदा कदा ही कभी कभार ही वो अपने फोर्टिफाइड टाउन से बाहर जाते थे, ऑक्युपाइड बाई गैरिसन, गैरिसन में ही रहते थे। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड, सुल्तान ने कभी कभी कंट्रोल किया कहाँ पर, यदा कदा कभी कभी, हिंटरलैंड ऑफ द सिटी, सिटी के जो बाहर का जो क्षेत्र, जैसे ये सिटी है उसके बाहर के क्षेत्र पर कभी कभी थोड़ा बहुत उनका कंट्रोल रहता था, ज़्यादा नहीं, जितने में उनका काम चल जाता था, ठीक है। सुल्तान थोड़ा डर भी रहे थे ना उस समय पे, स्टार्टिंग में सुल्तान अपने डर क्या रहे थे, आप ये कहिए कि उनको एक्सपेंसन का आइडिया ही नहीं पता था कि हाँ हमें एक्सपेंसन भी करना है, उन्होंने जितने एरिया को जीत लिया था उसी में आनंद से रह रहे थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चलता है, एंड वर देयर फॉर डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेड, और वो छोटे मोटे ट्रेड पर डिपेंड रहते थे कि कोई व्यापारी है ना, उस व्यापारी को कह देते थे कि आपका जितना व्यापार कर रहे हो थोड़ा बहुत हिस्सा हमें भी ले आओ, ट्रिब्यूट पर डिपेंड रहते थे, आसपास के जो लोग हैं उनको डरा धमका के ठीक है आप हमें गिफ्ट लेके आओगे, इस तरह से वो अपना काम चला रहे थे। प्लंडर मतलब लूटपाट कर लेते थे कभी कभी, ठीक है, शहर के बाहर निकल के थोड़ा बहुत लूटपाट कर लिया, अपने शहर में आगे फिर से रख दिए, फिर से अपना खा पी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। मतलब वो बाहर सोचते नहीं थे कि ये जो बाहर का जो एरिया हिटरलैंड है इस पर अगर हम पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे तब तो हमारा ही है ना, इतना सोच इनके अंदर डेवलप नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे होगी, ठीक है। कंट्रोलिंग द गैरिसन टाउन इन द डिस्टेंट बंगाल, अब गैरिसन टाउन में बैठे हुए हैं, मान लीजिए अब जैसे इंडिया है, ठीक है, ये आपका दिल्ली है, तो दिल्ली को गैरिसन टाउन समझ रहे हैं, ठीक है ना, गैरिसन टाउन बनाए हुए हैं, तो गैरिसन टाउन से बाहर अगर जाना है इनको, बंगाल जाना है, सिंध तरफ जाना है, यानी यहाँ सिंध है आपका, यहाँ बंगाल है, तो अगर बंगाल और सिंध तरफ जाना है तो गैरिसन टाउन से, भाई गैरिसन टाउन इन्होंने बंगाल में, यहाँ बंगाल में भी बनाया हुआ था और सिंध में भी बनाया हुआ था। सिंध इस समय आज पाकिस्तान में है, लेकिन पहले हिंदुस्तान पूरा एक था। तो गैरिसन टाउन यहाँ भी था, यहाँ भी बहुत सारी सेनाएं रहती थी, लेकिन अब यहाँ से जो सेना रह रही है, आप इस चीज़ को ध्यान देंगे थोड़ा सा, यानी यहाँ जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में मान लीजिए ये इनका दिल्ली है, तो दिल्ली पर मान लीजिए रह रहे हैं, ठीक है, दिल्ली पर रह रहे हैं, लेकिन ये आपका क्या है, सिंध है, यहाँ ये सिंध है और ये बंगाल है, तो यहाँ पर भी ये गैरिसन टाउन बनाए हुए हैं, और एक गैरिसन टाउन इनका दिल्ली में है और दूसरा गैरिसन टाउन इनका कहाँ बना है, सिंध में बना हुआ है। तो हाउ कैन दे कंट्रोल इन अ बंगाल एंड सिंध वेयर दे आर लिविंग इन द दिल्ली, यानी लिविंग इन द दिल्ली, हाउ कैन दे कंट्रोल इन द सिंध एंड बंगाल, क्योंकि ये तो बहुत दूर है, तो यानी बंगाल दिल्ली में रहते हुए ये बंगाल के जो गैरिसन टाउन है उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो दूर है, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो कंट्रोलिंग द गैरिसन टाउन एंड डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, है ना। रेवेलियन वॉर एंड इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रगाइल कम्युनिकेशन रूट्स। क्या होता था कि जैसे अब ये दिल्ली है, दिल्ली का जो राजा है सुल्तान वो यहाँ बैठा हुआ है, उसने बंगाल में क्या कर दिया, एक सूबेदार नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया, सूबेदार का मतलब क्या होता है, सूबे का जो, सूबा मतलब स्टेट का एक मालिक है, तो अब राजा तो हर जगह नहीं बैठ सकता, राजा तो एक ही है, तो उसने यहाँ भी जीता हुआ है, बंगाल में भी, तो उसने क्या किया कि यहाँ पर अपना एक नुमाइंदा बैठा दिया, यानी कि एक सूबेदार बैठा दिया कि भाई तुम यहाँ कंट्रोल करो और बाकी जो भी रिपोर्ट होगी तुम हमें करोगे, ठीक है। सिंध में भी एक बैठा दिया कि तुम यहाँ बैठो, तुम जो भी रिपोर्ट होगी तुम हमें बताओगे। लेकिन ये लोग इतने ईमानदार थोड़ी थे, जान जाते कि राजा को कौन आना है हमारे पास देखने के लिए, ठीक है, तो ये क्या करते थे, वहाँ पर रेबल कर देते, विद्रोह कर देते थे और अपना एरिया स्वयं जीत लेते थे, कहते थे हम राजा की कोई बात नहीं मानेंगे। जैसे आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया ना राष्ट्रकूटों के बारे में, सेम वैसी कंडीशन यहाँ भी बन रही थी। और कभी कभी क्या हो रहा था
कि राजा से इतने दूर एरिया होते थे, बंगाल है, सिंध है, कि यहाँ कभी कभी बैड कम्युनिकेशन भी हो जाता था। बैड मतलब वेदर कम्युनिकेशन। बैड वेदर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि राजा को अगर इतनी दूर आना है तो कभी कभी बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, ठीक है ना, कभी कभी विंटर है ना, कभी कभी बहुत अधिक समर है, तो इतना जो वेदर क्लाइमेट था वो भी अनुकूल नहीं था। इसकी वजह से भी क्या हो जाता था, जो दिल्ली पे बैठा सुल्तान उसका कंट्रोल यहाँ पर नहीं होता था। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हुआ क्या, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेगाइल कम्युनिकेशन रूट, दिल्ली अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल। और कभी कभी मंगोलों का आक्रमण होता था। ध्यान दीजिए मंगोल कौन है, मंगोल जो है जैसे हमारा ये इंडिया है, मान के चलिए आप, ठीक है ना, ये हमारा इंडिया है, तो इस इंडिया में जो चाइना है इधर, ठीक है ना, चाइना में एक मंगोल जाति थी, ठीक है ना, एक मंगोल जाति थी। उस चाइना यानी मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे, ये सेंट्रल एशिया से आए हुए मंगोल थे, चाइना साइड से आए हुए लोग थे। ये भारत पर आक्रमण करना चाहते थे, बहुत बड़े अटैकर्स थे, ये आक्रमणकारी थे, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था वो केवल सामने वाले जो सल्तनत बनी है, कोई राज्य बना हुआ, उसको सीधे ध्वस्त करना था, ठीक है ना, उसको सीधे फिनिश करना था, लूटपाट करते थे। तो इनसे बहुत राजा डरते थे। क्यों? क्योंकि राजा सोचते थे कि हमने जो इतनी मेहनत से अपना ये जो राज्य बनाया है, अपने जो लोगों को तैयार किया, जो एक सिस्टम बनाया, ये लोग आएंगे सब तहस नहस करके चले आएंगे। तो मंगोलों से बहुत डरते थे, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, दिल्ली अथॉरिटी को मंगोलों का भी सामना करना पड़ा। यानी दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा रहा उसको मंगोलों का भी सामना करना पड़ता था, ठीक है ना। मंगोल इन्वेशंस फ्रॉम अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान से भी आते थे, एंड बाय गवर्नर, और गवर्नर से भी उनका सामना होता था। गवर्नर मतलब जो अभी मैंने बताया ना, सूबेदार, उनके अपने खुद के आदमी जो बैठाए हुए हैं बंगाल और सिंध में। तो हु रिबेल्ड एट अ साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस। कभी कभी सुल्तान की, अगर मान लीजिए कोई दिल्ली पे बैठा सुल्तान कमज़ोर है, तो जाहिर सी बात है विद्रोह कर देंगे और खुद गद्दी संभाल लेंगे, है ना। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दी चैलेंजेस। जो सल्तनत थी सर्वाइव दी चैलेंजेस, उसके सामने बहुत बड़े चैलेंज उसको देखने पड़ते थे। इट्स कंसोलिडेशन, और उसको ज़रूरत किसकी थी, कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन का मतलब होता है, कंसोलिडेट का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण, यानी मजबूतीकरण की उनको ज़रूरत थी। तो अकर्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ गियासुद्दीन बलबन। और ये जो कंसोलिडेशन हुआ ये किसके समय पे हुआ, बलबन के समय पे हुआ। इसका मतलब ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में देखा जाए तो उस समय इतना अच्छा कंसोलिडेशन नहीं हुआ था। इल्तुतमिश के समय भी इतना अच्छा कंसोलिडेशन नहीं हुआ था। रजिया सुल्तान के समय में इतना अच्छा कंसोलिडेशन नहीं हुआ। लेकिन जब बलबन आता है, अर्ली टर्किश रूलर का जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर निकल के आता है बलबन, तो बलबन के समय में कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया था। यानी अगर इंडिया में वो दिल्ली के अलावा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को भी उसने मजबूती के साथ क्या कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के साथ ही क्या कर रहा था, उसको कंसोलिडेट यानी मजबूत बना दिया था कि बाहर से अगर कोई सेना जैसे मंगोल है वो अटैक करेंगे तो हम उनका सामना भी कर सकते हैं, है ना। जो हमारे नुमाइंदे यहाँ बंगाल में, हमने यहाँ पर सिंध में बैठा है, इनके ऊपर भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो वर्क है, ये शुरू किस किस समय से हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। क्योंकि हमने आपको जो टेबल 1 में जो रूलर्स पढ़ाए हैं ना, सीरियल से रूलर्स की, बलबन के बाद फिर ये है जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक आए। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि किसके समय में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो देखिए बलबन के समय में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, और फर्दर एक्सटेंशन और आगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि बलबन तो अर्ली टर्किश रूलर में इंपॉर्टेंट थे कंसोलिडेशन में, लेकिन साथ ही साथ अभी हम स्पेशली जो पढ़ने वाले हैं वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे सुपर काम किया था दिल्ली सल्तनत में। अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद तुगलक के समय में देखने के लिए हमें मिलता है। यानी दिल्ली सल्तनत में इन दोनों का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, फर्स्ट स्टेट कैंपेन्स अलॉन्ग इंटरनल फ्रंटियर। अब देखिए इंटरनल फ्रंटियर दो तरह से भी हम पढ़ेंगे, अब अभी हम पढ़ेंगे इंटरनल फ्रंटियर, फिर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंटियर और एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या होता है पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में जैसे हमने बताया कि दिल्ली पर उनको गैरसन टाउन बनाया हुआ था। जो बाहर का एरिया था वो क्या था, हिंटरलैंड था। तो हिंटरलैंड तक तो उन्होंने कंट्रोल मान लीजिए कर भी लिया, लेकिन हिंटरलैंड के बाहर भी तो उनको कंट्रोल करना है। तो हिंटरलैंड के जो बाहर की बाउंड्री होती थी, यानी इस कंट्री के जो अंदर की बाउंड्री है, उसको तो हम लोग इंटरनल फ्रंटियर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाहर यानी नॉर्थ साइड के जब हम लोग बाहर आएंगे, साउथ में आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे एक बार फिर से समझ लीजिए, इंटरनल फ्रंटियर का मतलब ये होता है जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली पर कोई राजा रह रहा है, उसके आसपास से जो सिटी से लगा हुआ एडजेसेंट एरिया है वो तो हमारा हिंटरलैंड हो गया। तो हिंटरलैंड के जब हम आगे जाएंगे
तो हिटरलैंड की जब हम आगे जा रहे हैं तो हम किधर आ रहे हैं, हम एक्सटर्नल में आ रहे हैं, यानी हम साउथ इंडिया की तरफ में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल फ्रंटियर। तो यहाँ पर भी हमें मजबूत होना है, बाहर भी जीतना है हमें, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें इंटरनल फ्रंटियर को भी जीतना है, यानी हिटरलैंड के आसपास का जितना भी एरिया सिटी से लगा हुआ उसको भी अपने कब्जे में लेना है। अब जैसे राजा दिल्ली में रहता था, अब दिल्ली से बाहर जब निकलेंगे तो नॉर्थ में आएंगे, यूपी में आएंगे, तो वहाँ पर गंगा है, यमुना है ना, इसके बहुत सारे फील्ड हैं, फर्टाइल फील्ड देखने के लिए मिलते हैं, बिहार है, ये सारे एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सबको जीतना हिटरलैंड के अंदर अंतर्गत आता था, जो राजा के लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि पहले अपने इंटरनल फ्रंटियर को मजबूत करें, और जब हमारा इंटरनल फ्रंटियर मजबूत हो जाए तो उसके बाद फिर हम लोग कहाँ जाएँ, एक्सटर्नल फ्रंटियर पे कब्जा करें, यानी जहाँ अभी हम रह रहे हैं पहले इसके आसपास के क्षेत्रों को हम जीते, वो हमारा इंटरनल फ्रंटियर हो गया। और जब अब इससे हम दूर दूर काफ़ी यानी नेक्स्ट साइड में जाएंगे, यानी नॉर्थ साउथ साइड में जाएंगे, दैट वाज द एक्सटर्नल फ्रंटियर दैट विल बी कंट्रोल्ड फर्दर, ठीक है ना, वो भी आगे कंट्रोल किया जाएगा। तो देखिए पहला उनका कैंपेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली सल्तनत का। अब दिल्ली सल्तनत क्या करने वाली है, बढ़ने वाली है, यानी दिल्ली के अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला काम इनका हुआ इंटरनल फ्रंटियर। द सल्तनत सुल्तान ने क्या किया, एम्ड एंड कंसोलिडेटिंग, मजबूत किया द हिटरलैंड ऑफ गैरसन टाउन, यानी गैरसन टाउन यानी दिल्ली, और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे उसको जीत लिया, और जीत कर हिटरलैंड को पूरे कब्जे में कर लिया। तो हिटरलैंड को कब्जे में करने का मतलब इंटरनल फ्रंटियर उनका स्ट्रांग हो गया। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, लेकिन इस कैंपेन को बनाने में हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या रही थी, गंगा यमुना दोआब, यानी गंगा यमुना दोआब और हंटर गैदरर्स। अब देखेंगे कि दीज कैंपेनिंग द फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, यानी जो फॉरेस्ट थे उनको काट दिया गया, क्योंकि फॉरेस्ट ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। भाई उनकी सेनाएं जाती थी, सोल्जर्स जाते थे, इतने ज़्यादा फॉरेस्ट थी कि वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे। फॉरेस्ट को एक तरफ से काटा गया, जितने भी फॉरेस्ट थे सबको एक तरफ से कट किया गया, एक बड़ा सा मैदान बना कि जहाँ हमारी जो सेना है बड़े आराम से आ जा सकें, ठीक है, हिंटरलैंड पे। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि फॉरेस्ट क्लियर्ड हो गए। फॉरेस्ट जब क्लियर्ड हो गए और साथ ही साथ क्या किया गया, फॉरेस्ट क्यों क्लियर किए गए, क्योंकि गंगा यमुना दोआब में पड़ रहा था। गंगा यमुना दोआब का मतलब क्या है, दोआब का मतलब होता है दो नदियां हैं, मान लीजिए एक नदी ये है, एक नदी ये है, तो इसके जो बीच का एरिया है, ये वाला एरिया ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक नदी ये आ रही है, एक नदी आ रही है, तो बीच का जो एरिया है वो फर्टाइल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका मॉइस्चराइजेशन बना रहता है, ठीक है ना, मॉइस्चर रहता है, एरिया नमी बनी रहती है, और इसकी वजह से कल्टीवेशन अच्छा होता है, पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, और बड़े आराम से यहाँ पर खेती अच्छी हो जाती है। तो इसको हम दोआब बोलते हैं, ठीक है। तो इस एरिया पर सुल्तान क्या करेगा, इस एरिया को सुल्तान ने किसको दे दिया, इस एरिया को सुल्तान ने किसानों को दे दिया, पिजेंट्स को दे दिया, ठीक है, कि भाई ठीक है आप यहाँ से खेती करिए, और जो भी खेती में जो कुछ भी हो रहा है, आप जो कुछ भी पैदावार हो रही है यहाँ पर, जो भी प्रोडक्ट हो रहा है उसका 50% आप हमें देंगे, ठीक है। यानी राजा क्या कर रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, टैक्स कलेक्ट करके अपनी सल्तनत को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जब जंगल कटे, फॉरेस्ट कटे, तो यहाँ पर जो रहने वाले हंटर गैदर्स थे और जो पैस्टोलिस्ट मतलब चरवाहे जो थे, जो अपना आसपास जंगलों में रहकर अपना काम चलाते थे, उनको वहाँ से भगा दिया है ना, एक्सपेल्ड फ्रॉम दियर हैबिटेट, और वो भाग भी गए, क्योंकि अब उनका कोई महत्व बचा नहीं था, क्योंकि वही उनका बिजनेस था, वो वहाँ से निकल गए। तो दीज लैंड्स वर गिवन टू द पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वाज इनकरेज्ड, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। न्यू फॉरेस्टर्स गैरिसन टाउन एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट द रीजनल ट्रेड, यानी उनको क्या करना था, यानी ट्रेड रूट्स को वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार और बिजनेस हो, जिससे हमें रेवेन्यू मिले, एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड, और रीजनल ट्रेड को भी बढ़ावा देना चाहते थे। अब देखिए सेकेंड बात आती है एक्सपेंशन, दूसरा विस्तार। एक्सपेंशन मतलब क्या है, विस्तार। जो दूसरा विस्तार उन्होंने किया, अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर, अब वो क्या कर रहे हैं, यानी इंडिया के अलावा दिल्ली के आसपास के एरिया को जीतने के अलावा वो कहाँ आएंगे, साउथ में आएंगे, ठीक है ना। अब वो साउथ की तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, एक्सटर्नल फ्रंटियर कहा गया। इसमें क्या हुआ कि मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू साउथर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और ये काम सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, अलाउद्दीन खिलजी। यानी आपसे बात की जाए कि एक्सटर्नल फ्रंटियर में क्या हुआ, तो एक्सटर्नल फ्रंटियर में मिलिट्री जो है वो अब आगे मार्च करने जा रही है, आगे बढ़ने जा रही है, कहाँ, साउथ इंडिया में। लेकिन किसके समय पे, ये इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। यानी अलाउद्दीन खिलजी एक पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसने साउथ इंडिया को भी जीतने के बारे में सोचा, ठीक है। एंड कल्मिनेटेड, और रिजल्ट क्या हुआ, बिन मोहम्मद तुगलक। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया तक जीतने की कोशिश की, तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक, जो उसके आगे शासन तुगलक डायनेस्टी आती है, उसको भी एक रास्ता मिल गया, ठीक है ना। इन दियर कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट, हॉर्सेस, स्लैब्स एंड कैरीड अवे प्रीशियस मेटल्स, ये सब चीज़ें उन्होंने जीत लिया। भाई जहाँ जहाँ मार्च किया उन्होंने ये चीज़ जीत लिया। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक
150 ईयर्स। अब हम बात करें कि मोहम्मद जो तुगलक था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक में लगभग 150 ईयर्स तो हो ही गए थे, 150 साल हो गया था। तो फॉर सम वाट हम्बल बिगिनिंग्स, और हम्बल बिगिनिंग्स किन के लिए आ रहा है? हम्बल बिगिनिंग आ रहा है मतलब मान लीजिए जो वहाँ के गरीब तबके के जो लोग थे उनके लिए आ रहा है। द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी दिल्ली सल्तनत भारत के सबसे बहुत बड़े क्षेत्रों पर, यानी भारत के देखिए सबसे बड़े क्षेत्रों पर, बहुत बड़े क्षेत्रों पर क्या करिए, मार्च करके सब कुछ जीत लिया। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज, उन्होंने देवर हैड डिफीटेड एंड राइवल आर्मीज, यानी कहीं कहीं पर वो जीतते थे, कहीं कहीं पर वो हार भी, थोड़ा उनको सामना भी करना पड़ता था। एंड सीज, लेकिन जहाँ पर जीतते थे, एंड सीज द सिटीज़, शहर को बंद कर लेते थे, सीज कर लेते कि शहर हमारा है। द सल्तनत कलेक्ट द टैक्सेस, जो सल्तनत थी यानी दिल्ली सल्तनत की बात करें, सुल्तानों की बात करें, तो उन्होंने टैक्स कलेक्टना शुरू किया फ्रॉम द पेजेंट्री। क्यों? क्योंकि पेजेंट्री को तो खेत दिया था ना भाई कि लीजिए आप यहाँ पर खेती करिए और बाद में जो भी होगा 50% हम आपसे लेंगे। एंड डिस्पेंस द जस्टिस इन द रियल्म, और न्याय की व्यवस्था की, ठीक है ना, उन्होंने न्याय भी देना शुरू किया। बट हाउ कंप्लीट द इफेक्टिव वॉज इन कंट्रोल द सच वॉज द टेरिटरी। इसको आगे पढ़ते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर इतने एरिया पर उनका कब्जा हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए ये आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा, मैं बता दे रहा हूँ क्या इसमें। कुव्वतुल इस्लाम है, देखिए कुव्वतुल इस्लाम ये मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ठीक है, जामा मस्जिद। देखिए कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड मीनार बिल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी बनाई गई थी। मैंने आपको बताया था ना, कुतुब मीनार किसने बनवाया था सबसे पहले? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसने नींव रखी थी, बनाना शुरू किया था, लेकिन बीच में उसकी मृत्यु हो गई थी। बाकी उसका काम किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण किसने करवाया? स्टार्टिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, लेकिन उसको पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया, ठीक है। दिस वाज द कांग्रेसन मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान द्वारा बनाया, डिस्क्राइब इन द क्रॉनिकल्स दैट द दिल्ली कूना, बाद में दिल्ली कूना भी बनवाया गया, और दिल्ली कूना में भी द मॉस्क वाज द एनलार्ज्ड बाय द इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खलजी। द मीनार वाज बिल्ट टू सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए मस्जिद क्या होती है। मस्जिद सभी को पता है क्या होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मस्जिद की डिफिनेशन दी गई, तो आप सब लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मस्जिद अगर एग्जाम में पूछ भी लेगा व्हाट इज़ ए मस्जिद, तो फिर आपको बताना पड़ेगा, है ना, तो थोड़ा सा आप समझ भी लीजिएगा। देखिए मस्जिद क्या है, मॉस्क्यू इज कॉल्ड मस्जिद इन अरबिक वर्ड, अरबिक में को क्या क्या बोलते हैं, मॉस्क्यू बोलते हैं, है ना, अरबिक वर्ड है, लिटरली है प्लेस। क्या होता है इसका मीनिंग? एक ऐसा स्थान वेयर द मुस्लिम, जहाँ पर मुस्लिम क्या होते हैं, प्रोटेस्ट, है ना, प्रोस्ट्रेट्स इन अ रिवरेंस टू द अल्लाह, जहाँ पर अल्लाह की प्रेयर करते हैं, ना, अल्लाह से विनती करते हैं। इन कांग्रेस मॉस्क्यू मस्जिद जामी एंड जामा मस्जिद, मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स एंड नमाज, जो प्रेयर रीड करते हैं उसको नमाज बोलते हैं, ना, नमाज रीड करते हैं टुगेदर, एक साथ। मेंबर्स ऑफ द कांग्रेगेशन चूज एट द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड लर्न एज दियर लीडर, और जो वहाँ पे एक मेन लीडर होता है उनका, जिनकी बातें सब लोग मानते हैं, रिपीट करते हैं, जैसे हिंदुओं में पुरोहित होते हैं ना, पंडित होते हैं, वैसे इनके यहाँ इमाम होते हैं। फॉर रिचुअल प्रेयर, जो रिचुअल कराते हैं वहाँ प्रेयर करवाते हैं, रिचुअल मतलब धार्मिक। ही आल्सो डिलीवर्स अ सरमन, और वो उपदेश भी देते हैं, है ना, खुतबा बोलते हैं उस उपदेश को, सरमन को, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस फ्राइडे प्रेयर, फ्राइडे की प्रेयर में, ड्यूरिंग द मुस्लिम स्टैंड फेसिंग द मक्का, और जब ये लोग स्टैंड करते हैं ना, जब खड़े होते हैं, जब ये नमाज अदा कर रहे होते हैं, तो उस समय मक्का की ओर देख रहे होते हैं, ठीक है ना। मक्का कहाँ है? वेस्ट में है, पश्चिम में है। जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया का वेस्ट क्या है? ये है। तो ये जो लोग बैठते हैं ना, तो इधर तरफ मुँह करके देखते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उधर मक्का है, क्योंकि मक्का में ही मोहम्मद साहब का क्या है, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, ठीक है ना। मोहम्मद साहब के फॉलोअर ही हैं, मोहम्मद साहब को ही फॉलो करते हैं लोग, है ना। इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, वेस्ट में है, दिस इज़ कॉल्ड द किबला, उसको किबला कहा गया। अब ये देखिए क्या है, बेगमपुरी मॉस्क्यू है, बिल्ट इन द राइन ऑफ मोहम्मद तुगलक, यानी बेगमपुरी मॉस्क्यू किसने बनवाया था? मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। तो ये भी थोड़ा नाम याद कर लीजिए, जैसे ऊपर अभी आपने पढ़ा बेगमपुरी मॉस्क्यू है, ये बेगमपुरी मॉस्क्यू, ठीक है, ये पूरा बेगमपुरी मॉस्क्यू है, ये, है ना। दिल्ली सुल्तान बिल्ड सेवरल मॉस्क्यू इन द सिटी ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट, दिल्ली जो सुल्तान थे, बहुत सारे मॉस्क्यू उन्होंने दिल्ली पूरे भारत में बनवाना शुरू किए। पूरे भारत क्या, पूरे हिंदुस्तान बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने मस्जिदें बनवाना शुरू की है। एंड दीज डेमोन्स्ट्रेट द क्लेम्स टू द प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। इससे होता फ़ायदा क्या होता था, इसको बनवाने का फ़ायदा ये होता था कि अपने ही धर्म के लोगों को एक जगह पर क्या कर पाते थे, कलेक्ट कर पाते थे, ठीक है ना। धर्म से भी लोगों पर अपना नियंत्रण बना पाते थे, ठीक है ना। इससे होता क्या था, जनता की सिंपैथी भी जुड़ती थी, है ना। मॉस्क्यू आल्सो हेल्प टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ ए बिलीवर्स, वही चीज़ दी गई है। हु शेयर्ड बिलीफ ऑफ सिस्टम एंड कोड ऑफ कंडक्ट, इट वाज नेसेसरी टू एनफोर्स द आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज द मुस्लिम केम फ्रॉम द वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड, चाहे जिस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन वहाँ पर सब कलेक्ट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, इससे क्या बनती है, यूनिटी बनती है, ठीक है ना।
क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक्स। अब इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, किसके समय पे, खलजी और तुगलक के समय पे। यही हमने बोला था ना कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक डायनेस्टी के बीच में और खलजी डायनेस्टीज में सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत का प्रसार होता है, फैलता है, इसी वजह से हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें है क्या, देखिए देख लीजिए आप। कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड अ रिलायबल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर। यानी अगर इनको अपना राज्य बढ़ाना था, कंसोलिडेशन करना था, तो एज वास्ट बहुत बड़ा बनाना था, तो दिल्ली सल्तनत को किसकी ज़रूरत थी, रिलायबल गवर्नर की ज़रूरत थी। भाई राजा है, अकेले अकेले थोड़ी सब काम कर लेगा, उसको कोई ना कोई गवर्नर की ज़रूरत पड़ेगी। भाई गवर्नर पर ही तो कंट्रोल कर पाएगा। जैसे बहुत सारे स्टेट है, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट है, तो हर स्टेट पर एक छोटे छोटे गवर्नर को बैठाया जाएगा, तभी तो वो कंट्रोल कर पाएगा, राइट। तो दिल्ली सुल्तान नीडेड अ रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर रेदर देन अपॉइंटिंग एस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफ्टन एज ए गवर्नर। तो इनको बनाया गया, ठीक है। तो रिलायबल गवर्नर की जरूरत पड़ती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रेदर देन किसके बजाय, अपॉइंटिंग द एरिस्टोक्रेट्स को अपॉइंट करने की अपेक्षा और लैंडेड चिफ्टन और की अपेक्षा गवर्नर को पसंद करते थे। द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश की अगर बात करें तो फेवर्ड दियर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस। अब इसमें होता क्या था, जो पहले जो दिल्ली सुल्तान जब स्टार्ट हुआ, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई, तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, स्लैब्स था। इल्तुतमिश भी क्या था, एक स्लैब्स था। तो ये सारे बलबन भी क्या था, एक स्लैब्स थे। तो ये सब स्लैब्स दास थे ना। रजी सुल्तान हालांकि उनकी पुत्री थी, बट स्लैब्स को ही ये प्रेफर करना पसंद करते हैं, ठीक है, स्लैब्स को ही, ठीक है। यहाँ पर हमने, अब देखिए बात यहाँ फिर समझिए आप, रेदर देन अपॉइंटिंग द एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ्टन एज ए गवर्नर। यानी जो दिल्ली का जो सुल्तान है वो एरिस्टोक्रेट्स मतलब जो बड़े आदमी हैं, जो नोबल्स पर्सन है, जो है ना, उनको, लैंडेड चिफ्टन जो जमींदार हैं एक तरह से, जो मुखिया हैं, जो जिनके पास पहले से ही पैसा है, इनको गवर्नर बनाने की अपेक्षा ये नहीं चाहते थे। यानी दिल्ली के जो सुल्तान थे स्टार्टिंग के, वो ये नहीं चाहते थे कि हम इन लोगों को गवर्नर बनाए। वो किनको बनाना चाहते थे, स्लैब्स को बनाना चाहते थे, दास को बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि दास को ज़्यादा अच्छा समझते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि दास के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी शुरू से हम कोई दास बना लेंगे और उसको हम ट्रेनिंग देके हम जो मन चाहे वैसे उससे काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो इनको प्रेफर करने के बजाय वो दासों को पसंद करते थे। इसलिए इसमें क्या लिखा है, फेवर्ड दियर स्पेशल स्लैब्स परचेज फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड बंदागन। बंदागन कहा गया, यानी दासों के जो समूह थे उनको बंदागन कहा गया। आपको बता दें कि इल्तुतमिश के पास 40 स्लैब्स थे, ठीक है ना। उनका जो समूह था उनको चालीसा भी कहा जाता था, है ना, इन द पर्सियन। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन। उनको बस ज़रूरत क्या थी, ट्रेन करने की ज़रूरत थी। सम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन दियर मास्टर। क्योंकि जो स्लैब्स होते थे वो अपने मास्टर यानी अपने मालिक के प्रति क्या होते थे, टोटली डिपेंड रहते थे, वो वफादार रहते थे। सुल्तान कुड नॉट ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। और सुल्तान क्या कर सकता था, सॉरी कुड नॉट नहीं, कुड ट्रस्ट। सुल्तान उसके ऊपर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता था। लेकिन जो पहले से ही मान लीजिए जमींदार हैं, जो बड़े लोग हैं, एरिस्टोक्रेटिक हैं, है ना, उनके ऊपर विश्वास करना थोड़ा सा टफ था। देखिए इसमें दिया क्या गया है, एक पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, स्लैब्स रेदर देन सन्स। अब देखिए वही बात है, थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट में देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। है क्या, अ स्लैब्स होम हैज़ ब्रॉट अप द प्रमोटेड्स। यानी स्लैब एक ऐसा है, होम हैज़ ब्रॉट अप जो लाया गया है, प्रमोट किया गया, मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट नीड्स ऑफ अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू द फाइंड वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लैब, ठीक है ना। वाइज मैन हैव सेड, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि दैट वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लैब, एक ईमानदार और एक अनुभवी जो स्लैब्स होगा, इट इज़ बेटर देन सन। वो सन की कंपेयर में, यानी राजा का बेटा उतना वफादार नहीं हो सकता जितना हम बाहर किसी स्लैब्स को क्या कर लें, कैप्चर करके उसको पकड़ लें। उसी को देखिए आगे भी हम क्लाइंट के बारे में भी पढ़ेंगे, समझेंगे। क्या हुआ, द खलजी एंड तुगलक्स, जो खलजी थे और तुगलक थे, कंटिन्यू टू यूज़ द बंदागन। उन्होंने ये सब चीज़ें आगे जारी रखा है। यानी जो स्लैब्स को आगे प्रमोट करने का जो काम था ना, इसको खलजी डायनेस्टीज के लोगों ने भी आगे रखा और तुगलक ने भी। शुरुआत कहाँ से हुआ था, अर्ली टर्किश रूलर से स्टार्ट हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था, देखिए, है ना। उसके बाद इल्तुतमिश भी स्लैब्स, और इसके इल्तुतमिश ने जो अपने 40 स्लैब्स बनाए थे उन्हीं में से एक बलबन भी था। इस तरह से एक स्लैबरी सिस्टम चला जा रहा था, जिसको आगे कंटिन्यू करने का काम खलजी और तुगलक भी करते हैं। बंदागन एंड आल्सो रिच द पीपल ऑफ ए हम्बल बर्थ। हम्बल बर्थ का मतलब यही है, हम्बल बर्थ का मतलब वही स्लैब्स की बात की जा रही है ना, जिनका जन्म कहीं पे नॉर्मली प्लेसेस पर हुआ है, बड़े लोग नहीं हैं। हु आर ऑफन दियर क्लाइंट्स, उनके क्लाइंट भी होते थे। टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, उन्हीं को क्लाइंट कहा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने कंटिन्यू रखा, यानी कि खलजी और तुगलक ने इनको क्या किया, कंटिन्यू रखा।
बंदागन से, है ना, हु आर ऑफन देयर क्लाइंट्स। इनको हमेशा जो रूलर्स थे खलजी और तुगलक, उनको क्लाइंट्स की आवश्यकता पड़ती थी। कि क्लाइंट्स क्या होते हैं? समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर एंड डिपेंड ऑन अ हैंगर ऑन, यानी जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ऐसे लोगों को वो लोग रखते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। फिर क्या हुआ? दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर। उन्होंने उनको एक जनरल और गवर्नर के रूप में क्या किया? अपॉइंट किया। यानी वही क्लाइंट्स को, उन्हीं स्लैब्स को बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, कोई नया वर्ड नहीं है, बस वर्ड नया है लेकिन बात वही है। हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। स्लैब्स एंड क्लाइंट्स के बारे में देखिए, देख लीजिए, दोनों के बारे में एक साथ देख लीजिए आप। स्लैब्स होते थे या क्लाइंट्स, बात एक ही है, ठीक है ना, वर्ग दोनों का लगभग एक ही है, क्योंकि राजा स्लैब्स को भी रखते थे, कभी कभी क्लाइंट्स को भी रखते थे, ठीक है। तो नाम वर्ड बदल गया लेकिन काम वही है। देखिए, समवन हु इज द अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ एन अदर। हुआ क्या कि तो स्लैब्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू द दियर मास्टर। अपने मास्टर के प्रति यानी अपने राजा के प्रति क्या होते थे? लॉयल होते थे। यानी कि लॉयल का मतलब ये होता था कि जो भी कहेंगे वो उनको करेंगे, पूरी निष्ठा से काम करते थे। एंड पैट्रन्स बट नॉट दियर इन हेयर्स। लेकिन जो हेयर्स हैं ना, जो उत्तराधिकारी, जो राजा के ही मतलब पुत्र हैं या मंत्रियों के जो पुत्र हैं, जो जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके कंपेयर में ये ज़्यादा लॉयल माने गए स्लैब्स और क्लाइंट्स को, ठीक है ना। यानी अपने घर के लोगों के ऊपर भरोसा कम कर रहे थे, बाहर के लोगों के ऊपर भरोसा ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि उनको ट्रेंड कर पा रहे थे, उनके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल था। लेकिन आप तो जानते ही हैं, ठीक है ना, घर के ऊपर कितना कंट्रोल होता है। तो न्यू सुल्तान हैड दियर ओन सर्वेंट। न्यू सुल्तान हैड दियर ओन सर्वेंट। नए नए जो जब, अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि जब कोई नया सुल्तान आता था तो वो अपने खुद के सर्वेंट रखता था, तो अब पुराने जो सर्वेंट थे उनको भगा दिया गया। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सेशन ऑफ न्यू मोनार्क, जब नया मोनार्क है तो ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट, एक विवाद पैदा हो जाता था, क्योंकि पुराने भी हैं अब नए भी आ गए, बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबलिटी। इनके बीच में एक विवाद खड़ा हो गया, ठीक है ना। द पैट्रन्स ऑफ दीज हम्बल पीपल, इन जो हम्बल पीपल के जो पैटर्न्स होते थे, जो इनके संरक्षक थे पहले बाय द दिल्ली सुल्तान, ऑल्सो स्टॉक्ड इन द मैनी इलाइट्स, बहुत ज़्यादा वो अचंभित हुए, है ना। एंड द ऑथर्स ऑफ द पर्सन तवारीख क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग लो एंड बेस वन टू हाई ऑफिस, ठीक है। इसमें हालांकि तवारीख में इसको अच्छा नहीं बताया गया। तवारीख में कहा गया कि ये तो एक अच्छी बात नहीं थी। अब आप समझ रहे हैं ना, तवारीख किसने लिखा था? बड़ी बड़ी पोस्टों वाले जो ही लोग थे पहले, अपने लर्नड मैन जो थे, वो तवारीख लिखे थे, तो उनको तो पसंद भाई होगा ही नहीं। तो उन्होंने दिल्ली सुल्तानों की ये थोड़ा सा उनके बारे में कहा था कि ये जो लोग लो एंड बेस बॉर्न है, जो कम एज, मतलब जो जिनका बेस गरीब लोग हैं, जो स्लैब्स हैं, क्लाइंट है, इनको अगर पोजीशन पर बैठा रहे हैं, इनको हाई ऑफिसर्स पर बैठा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने आलोचना किया था इसकी, हालांकि, ठीक है ना। लेकिन जो दिल्ली सुल्तान है तो दिल्ली सुल्तान ही है, ठीक है। अब इसको आप पढ़ लेंगे। ऑफिशियल ऑफ सुल्तान महमूद तुगलक, सुल्तान महमूद तुगलक ने क्या कहा? अपॉइंटेड अजीम खुर्रम, है ना। ये इसमें आप देखेंगे, ये देखिए, देखिए यहाँ पे सुल्तान महमूद तुगलक अपॉइंटेड अजीम खुर्रम। सुल्तान जो महमूद थे उन्होंने क्या किया था? एक अजीम कुम्मर को अपॉइंट किया हुआ था एज ए वाइन डिस्लर, शराब, है ना, वाइन डिस्लर के रूप में। एंड फिरोज हजम को एक बारबर, एक नाई के रूप में। एंड मंगा तब्बा को एक कुक के रूप में। एंड 2 गार्डनर्स, है ना, लदा एंड पीरा, इनको अपॉइंट किया। तो किस तरह से वो लोग निचले कास्ट के स्लैब्स को, लोगों को जो है क्या कर रहे हैं? अपॉइंट कर रहे हैं टू अ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, एक बड़ी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट कर रहे हैं। तो इसकी आलोचना किसने किया है? जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मोहम्मद तुगलक की आलोचना करने वाले एक सबसे बड़े पोएट, मतलब जो ऑथर रहे, वो कौन रहे? जियाउद्दीन बर्नी रहे। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है मिड 14th सेंचुरी में, कहा, रिपोर्टेड दियर अपॉइंटमेंट्स ऑफ ए साइन ऑफ सुल्तान, लॉस ऑफ पोलिटिकल जजमेंट एंड इन कैपेसिटी टू रूल। उन्होंने कहा कि क्या हमारे राजा इतने कमज़ोर हो गए हैं ना, क्या वो लोग ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्नी ने क्या किया? क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। ये बर्नी वही है जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सनकी भी कहा था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। यस, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। लाइक द अर्लियर सुल्तान, जब सुल्तान ने क्या किया? खलजी और तुगलक की बात करें, मोनार्क्स अपॉइंटेड द मिलिट्री कमांडर्स, यानी खलजी और तुगलक के पहले
खलजी और तुगलक के जो पहले वाले सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, अपॉइंट मिलिट्री कमांडर्स, उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट किया था एज ए गवर्नर ऑफ ए ट्रेटीज ऑफ ए वेरिंग साइज, यानी अलग अलग क्षेत्रों पर उन्होंने अलग अलग जो मिलिट्री कमांडर थे उनको गवर्नर बना दिया था। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, और जैसे कोई एरिया होता था ना, तो उस एरिया को एरिया ना कह के इक्ता बोला जाता था कि ये इक्ता है। एक अगला दूसरा एरिया था उसको दूसरा इक्ता का बोल दिया गया, जो अगला एरिया उसको तीसरा इक्ता बोल दिया, और हर इक्ते में एक एक गवर्नर बैठा दिया गया। तो उस गवर्नर को इक्तादार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्तादार। देखिए आगे दिया है ना, देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्तादार। ये किसने किया था? अर्लियर सुल्तान ने, यानी खलजी और तुगलक के पहले, यानी अर्लियर टर्किश रूलर की बात कर रहे हैं, जिसमें इल्तुतमिश का नाम इसमें सबसे पहले आता है। ठीक है ना, इल्तुतमिश ने ही इक्ता की जो व्यवस्था है वो इसको लाने वाले इल्तुतमिश ही थे। द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज, और इनको क्या बोला जाता था? इक्तादार बोला जाता था या मुक्तीज भी बोला जाता था। ठीक है, दो नाम याद रखिएगा। यानी इक्ता मतलब क्या है? एरिया, एक पॉलिटिकल एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप खेती कर सकते हैं, वहाँ पर टैक्स वसूल सकते हैं, यानी वहाँ के आप मालिक हो गए। ठीक है, एक व्यक्ति को बैठा देते थे तो उस इक्ता को मालिक बना देते थे कि आप इस इक्ते के मालिक हैं। इक्ता का मतलब एक फील्ड, ठीक है ना, एक एरिया। और उस इक्ते को इक्ते में रहने वाले को जिसको अपॉइंट किया गया, राजा ने अपॉइंट किया, उसको इक्तादार कहा गया। और इक्तादार को मुक्ति भी बोलते थे हम लोग। क्या बोलते हैं? मुक्ति। तो याद रखिएगा, मुक्ति। ठीक है, द ड्यूटी ऑफ मुक्ति, मुक्ति की जो ड्यूटी होती थी वॉज लीड टू मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन टू लॉ। क्या होती थी ड्यूटी की जो मुक्ति की जो ड्यूटी होती थी वॉज लीड टू मिलिट्री को लीड करना, यानी मिलिट्री कैंपेन को लीड करना, यानी सेना, जब भी राजा जरूरत पड़ेगी तो सेना है ना हाजिर रहेगी। मेंटेन लॉ, कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी। हर इक्तादार अपने अपने इक्ते में अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा। एंड ऑर्डर इन द इक्ता में, इन एक्सचेंज, बदले में क्या होता था? फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, जो मिलिट्री सर्विसेज उनके लिए होती थी, द मुक्तीज कलेक्टेड रेवेन्यू ऑफ दियर असाइनमेंट एज ए सैलरी। जो भी मुक्तीज होते थे वहाँ से टैक्स कलेक्ट करेंगे, और वही जो टैक्स कलेक्ट करेंगे उन्हीं में से उनको सैलरी मिल जाती। नहीं, हर इक़्तिदार अपने यहाँ से जितनी भी पैसा कलेक्ट करता था उसी में से राजा उनको कुछ सैलरी दे देता था, है ना। और बाकी जो बचता था वो सेनाओं में बढ़ जाता था। दे आल्सो पेड दियर सैलरीज फ्रॉम दीज रेवेन्यू। ठीक है ना। कंट्रोल ओवर द मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इन दियर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल। लेकिन ये इनहेरिटेबल नहीं था। इनहेरिटेबल का मतलब ये था कि जैसे आज इक्ते में कोई बैठा हुआ है, ये एक मुक्ति है, तो मुक्ति का मतलब ये नहीं कि मुक्ति की फैमिली वाला भी अगला मुक्तिदार होगा। इनहेरिटेबल नहीं था। ये एक अच्छा सिस्टम था वैसे, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ईमानदार राजा का बेटा भी ईमानदार हो। एंड इफ़ देवर, या ईमानदार इक्ता का बेटा ईमानदार हो, ठीक है। एंड इफ़ देवर असाइंड इक्ता फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ए टाइम, एक छोटे समय के लिए अपॉइंट होता था, बाद में उसको चेंज कर, जैसे डीएम होते हैं ना, आज डिस्ट्रिक्ट के डीएम आज ये बने हुए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डीएम ये होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सचेंज कर देती है। इस डीएम को है ना उठा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट को इसमें कर देती थी। तो ऐसा सिस्टम पहले सोचा जाता था। इससे ये क्यों किया जाता था? जिससे करप्शन ना हो। भाई एक ही जगह पर जब कोई आदमी रहेगा बार बार में, तो वहाँ के आसपास के लोग उससे क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट करके उसको भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, मिलाने की कोशिश करेंगे, अपना फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। तो ये काम ना हो, इस वजह से शिफ्टेड कर दिया, उनको शिफ्ट कर दिया जाता था। जितने भी मुक्तिज होते थे उनको शिफ्ट किया जाता था। दीज हैज़ कंडीशन, और इस बुरी कंडीशन में सर्विसेज की वर रिगरसली इम्पोज ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने भी इसको क्या किया? आगे रखा। द अकाउंटेंट्स, लेकिन इक़्तिदारों के लिए भी आगे व्यवस्था की गई। यानी इक़्तिदार कैसे पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, जिनमें से हम उनको सैलरी दे रहे हैं, तो इक़्तिदारों की जांच के लिए क्या बैठाए गए? अकाउंटेंट्स बैठाए गए। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्ति। जो मुक्ति द्वारा कलेक्ट होता था रेवेन्यू, उसको चेक करने के लिए अकाउंटेंट होता था। यानी राजा ने अब दो तरह के लोगों को बैठा दिया। पहला तो मुक्ति बैठाया है यानी इक़्तिदार, और इक़्तिदारों को चेक करने के लिए कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अकाउंटेंट बैठा दिया। ठीक है ना, कितना दे रहे हैं ये। केयर वॉज टेकन that Mukti's collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. उसी के अकॉर्डिंग वो सोल्जर्स रखने लगे, ठीक है ना, जितना। एज द डेली सुल्तान ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। अब इस तरह से अब आगे आपने इसमें ये पढ़ा, इंपॉर्टेंट ये हो गया कि जो हिंटरलैंड था वो भी अब क्या हो गया? सिटी के कंट्रोल में आ चुका था। यानी जो हिंटरलैंड है, जो पहले मैंने बताया था ना आपको, गैरसन टाउन की जस्ट पास वाला ये जो एरिया है हिंटरलैंड, वो भी दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में आ गया था। दे फोर्स द लैंडेड चीफ्टन्स एंड दे फोर्स द लैंडेड चीफ्टन्स, और उन्होंने लैंडेड जो चीफ्टन्स थे, चीफ्टन मतलब मुखिया जो प्रमुख रूप से हैं, द सामंत एस्टोक्रेट्स, जो सामंत एस्टोक्रेट्स थे, एंड द रिच लैंड लॉर्ड्स टू एक्सेप्ट दियर अथॉरिटी। और उन्होंने अपनी अपनी अथॉरिटी को भी एक्सेप्ट किया कि भाई उनको भी अपना अपना एक एरिया है ना, पता चला कि भाई अब ये हमारा एरिया है, हम भी इतना करेंगे। तो अंडर द अलाउद्दीन खलजी क्या हुआ? अंडर द अलाउद्दीन खलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ ए लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल। अलाउद्दीन खलजी के समय में पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया था। जितने भी आसपास के सामंत एस्टोक्रेट थे सब बस चुपचाप रहते थे, कंट्रोल बोलते थे कि हाँ कंट्रोल है, लेकिन
अब अगर हमारा शासक मजबूत है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है ना। द राइट ऑफ लोकल चिफ्टेंस, जो लोकल चिफ्टन का जो राइट था टू लिवाई टैक्सेज, यानी जैसे राजा का एरिया है, राजा का जो एरिया वो गैरसन टाउन था, आसपास का एरिया हिंटरलैंड था, तो उसमें मुख्य मुख्य जो चिफ्टन थे ये पहले यहाँ टैक्स वसूलते थे और राजा को देते थे। ठीक है, तो अब राजा ने क्या किया, इनसे भी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है, यानी आप जो राजा को दे रहे थे तुम भी अपना टैक्स दो। तो जो राइट ऑफ लोकल चिफ्टन टू लिवाई टैक्सेज वर कैंसल्ड, कहा गया कि अब तुम लोगों का जो टैक्स वसूलने का जो काम है ना वो कैंसिल कर दिया गया। एंड दे वर आल्सो फोर्स टू पे टैक्स, और कहा गया तुम लोग भी चलो टैक्स दो चलो, है ना। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्ड द लैंड, जो सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेटर होता था वो लैंड को मेजर करना शुरू कर दिया था। तो याद रखिए ये अंग्रेजों की बात नहीं, लैंड को मेजर किया जा रहा है, यानी सुल्तान के समय में सल्तनत काल में ही आप लोग देख रहे हैं कि लैंड को मेजर करना शुरू कर दिया गया था। किसने शुरू करवाया था? अलाउद्दीन खलजी ने, यानी लैंड की माप होने लगी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स, और अपने अकाउंट्स को की देखभाल भी कि आप अपना स्वयं देखिए। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टन, जो पुराने ओल्ड चिफ्टन थे एंड लैंड लॉर्ड्स थे, सर्व द सुल्तान एज रेवेन्यू कलेक्टर, जो सुल्तान की सेना में क्या कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्टिंग का काम कर रहे थे। एंड सीजर दे वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स, तो वो 3 प्रकार के टैक्सों को कलेक्ट करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन पहला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किस तरह से पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार के 3 टैक्स लिए जाते थे। तो पहला टैक्स था क्या, ऑन ए कल्टिवेशन कॉल्ड खराज, पहला टैक्स खराज बोला गया। खराज का मतलब है एंड अमाउंटिंग अबाउट द 50% ऑफ द पिजेंट्स प्रोड्यूस, जितना भी किसान प्रोड्यूस करते हैं उसका 50%। सेकंड ऑन अ कैटल, मान लीजिए कोई किसी के पास खेती नहीं, वो पशु रखे, जानवर रखे, तो वहाँ से भी जो कुछ भी मिल रहा है, दूध है और सारी चीज़ें हैं, उसका भी आप हमें 50% देंगे। हॉर्सेज है उसका भी आप टैक्स, हाउस घर बना रहे हैं उसका भी टैक्स आप देंगे, ठीक है ना। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड तो अभी भी जो क्या था, डिस्टेंस का मतलब ये है कि दिल्ली सुल्तान के पास अभी भी जो दूर के इलाके हैं उनको कंट्रोल कर पाना क्या था, मुश्किल भरा दिख रहा था। लेकिन जल्द ही क्या हुआ, आफ्टर द एनेक्सिंग ऑफ साउथर्न इंडिया, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता है ना, और साउथर्न इंडिया पर भी धीरे धीरे अपना क्या कर लेता है, कब्जा शुरू करता है, तो एंटायर रीजन बिकेम द इंडिपेंडेंट, यानी एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग द साउथर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए। अच्छा, तो इसमें ये बता रहा है कि जैसे ही दिल्ली सुल्तान के हाथ से दूर जो इलाके हैं इनका कंट्रोल जाता है, तो ये इलाके क्या हो जाते हैं, अपने अपने आप को क्या करने लगते हैं, फ्री घोषित कर देते हैं। इवन द गंगटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरिया दैट सुल्तान फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, यानी यहाँ से भी इनका कंट्रोल कम हो गया है। जो गंगा यमुना के उसमें बनाए हुए थे ये लोग, ठीक है, वो भी इनका क्या हो गया, कंट्रोल क्या हो गया, कम हो गया। द लोकल चिफ्टन एस्टैब्लिश दियर रूल इन दिस रीजन, जो लोकल चिफ्टन्स थे ना, जिनका अधिकार अभी ने राजाओं ने छीन लिया था, ये अपनी फिर से सत्ता में आ जाते हैं और वहाँ से राजा की सेना को वहाँ से भगा देते हैं, लोकल चिफ्टन्स जो होते हैं, ठीक है ना। And sometimes the ruler like Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq could force their control these areas but only sort of duration, इन्होंने आखिर कई बार हमला किया भी, लेकिन कम समय के लिए ही कब्जा कर पाए। इस तरह से चिफ्टन का देखिए यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टडी यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, चिफ्टन एंड देयर फोर्टिफिकेशन। जो चिफ्टन थे इनका और भी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि किस तरह से चिफ्टन और जो दिल्ली सुल्तान थे उनके बीच में किस तरह से विवाद बढ़ता है और किस तरह से चिफ्टन यहाँ पर अपना रोल अदा करते हैं। देखिए एक नाम आ रहा है इब्न बतूता का, तो इब्न बतूता का नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इब्न बतूता का नाम पूछ लिया जाता है। इब्न बतूता कौन थे, कहाँ से आए थे? इब्न बतूता एक 14 ट्रैवलर थे, यात्री थे, मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। अफ्रीका से यहाँ आए थे, ठीक है ना, यात्रा करते हुए, और इन्होंने चिफ्टन के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। इन्होंने क्या कहा है चिफ्टन के बारे में, वो इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा कि क्या लिखा है, ठीक है। और यहीं से इसकी जस्टिस के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।